हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंटपुरी में। तो इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को अभी ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आपने करंटपुरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 प्रकार हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं और इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 प्रकार हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन ए है आदिवासी, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी प्रत्याशा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रशंसा। तो प्रशंसा शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है और आदिवासी में अधि उपसर्ग है, विनाश में वि उपसर्ग है और प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग लगा है। और वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं और उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? ऑप्शन ए है अन, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है वि और ऑप्शन डी है प्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी वि। यदि क्रय शब्द के आगे वि उपसर्ग लगाएं तो इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का विशेषण है। तो ऑप्शन ए है सांस्कृतिक, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है सांस्कृत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सांस्कृतिक। तो संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी आम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि यमुना। यदि संज्ञा के बारे में बात करें तो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं और मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे श्याम, यमुना एवं पटना। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन ए है वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वह धीरे से बोलता है। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य है वह धीरे से बोलता है, तो इसमें बोलता है ये एक क्रिया है एवं धीरे से यह एक क्रिया विशेषण है। तो अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है या मानक हिंदी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ऑप्शन बी है केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, ऑप्शन सी है साधारण बोलचाल की हिंदी, ऑप्शन डी है मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप और इसी को मानक हिंदी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है?
ऑप्शन ए है तुमने अच्छा किया जो आ गए। ऑप्शन बी है यह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन सी है अच्छा तुम घर जाओ। और ऑप्शन डी है अच्छा है वह अभी आ जाए। तो इसका राइट आंसर है यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी कि ऑप्शन बी। और इस वाक्य में स्थान शब्द के लिए अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है मिठाई, ऑप्शन बी चतुराई, ऑप्शन सी लड़ाई और ऑप्शन डी उतराई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मिठाई। तो मिठाई ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है हेतुबोधक और ऑप्शन डी है हेतुवाचक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि परिमाणवाचक। तो क्रिया विशेषण ये 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक एवं रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो निश्चित शब्द ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन है अविधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है प्रेरणात्मकता से, परिमाणवाचकता से, इन सभी से और ऑप्शन डी है मूलार्थ व्यंजकता से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मूलार्थ व्यंजकता से। तो अगला क्वेश्चन है वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। ऑप्शन है प्लुत और ऑप्शन बी है अनुनासिक, ऑप्शन सी है उदात्त, ऑप्शन डी है अनुदात्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अनुदात्त। तो वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद अनुदात्त है और ये प्लुत स्वरों का एक प्रकार है और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 40। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 28। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या ये है 28। तो प्रत्यय के बारे में जानते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। और वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्ययों की संख्या है 28। तो अगला क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका हूँ वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए है सामान्य भूत, ऑप्शन बी है पूर्ण भूत, ऑप्शन सी है आसन्न भूत और ऑप्शन डी है संदिग्ध भूत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पूर्ण भूत। तो मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में पूर्ण भूत काल है। तो भूतकाल के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूतकाल। तो अगला क्वेश्चन है व्रत धातु में मूल प्रत्यय लगाने पर शब्द रूप क्या होगा। ऑप्शन है व्रतम, ऑप्शन है व्रतम, ऑप्शन सी है वर्त और ऑप्शन डी है वार्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि व्रतम। तो अगला क्वेश्चन है कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संबोधन कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक और ऑप्शन डी है कर्ता कारक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कर्ता कारक। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता ने,
कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कर्ता कारक है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है रूढ़, ऑप्शन बी है योग रूढ़, ऑप्शन सी है यौगिक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि यौगिक। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़। तो अगला क्वेश्चन है, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है। तो ऑप्शन ए है प्रिय, ऑप्शन बी है श्रद्धेय, ऑप्शन सी है चिरंजीवी, ऑप्शन डी है आयुष्मान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि श्रद्धेय। तो पत्र में अपने से बड़ों के लिए संबोधन शब्द श्रद्धेय, आदरणीय एवं पूज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है प्रिय महोदय, ऑप्शन बी है आदरणीय, ऑप्शन सी है श्रीमान या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि प्रिय महोदय। तो पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए प्रिय महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्र बिंदु चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अनुस्वार, ऑप्शन बी है अयोगवाह, ऑप्शन सी है अनुनासिक, ऑप्शन डी है हलंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अनुनासिक। तो चंद्र बिंदु चिन्ह को अनुनासिक भी कहते हैं और अनुनासिक वे स्वर ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए है मांडवी, ऑप्शन बी है घरेलू, ऑप्शन सी है भला और ऑप्शन डी है स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मांडवी। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे श्याम, यमुना, मांडवी एवं कानपुर आदि। तो अगला क्वेश्चन है, जिंदा शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अव्यय, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि विशेषण। तो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी जिंदा है, तो वाक्य में आदमी के लिए जिंदा विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें अव्यय कौन है? तो ऑप्शन ए है सजल, ऑप्शन बी है धीरे धीरे, ऑप्शन सी है पतित, ऑप्शन डी है सुंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि धीरे धीरे। तो अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है और उन्हें अव्यय कहते हैं। और अव्यय ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय एवं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो धीरे धीरे यह एक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन ए है सूर्योदय, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है विगत और ऑप्शन डी है धीरे धीरे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द यह एक क्रिया विशेषण शब्द है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं। इनमें से कौन सा पद गलत है? ऑप्शन ए है पाक्षिक, ऑप्शन बी है भौमिक, ऑप्शन सी है दैविक, ऑप्शन डी है सामाजिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सामाजिक। तो अगला क्वेश्चन है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है अ, ऑप्शन सी है परि और ऑप्शन डी है उप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आ। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अ। तो व्यवस्था शब्द में अ उपसर्ग जोड़ने से इसका अर्थ विपरीत निकलेगा और व्यवस्था शब्द का विपरीत अर्थ है अव्यवस्था। तो अगला क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है दंत और ऑप्शन डी है मूर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कंठ। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो अगला क्वेश्चन है, य वर्ण का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है मूर्धा, ऑप्शन डी है दंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि तालु। तो य वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। तो तालव्य वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा और वा तथा या और सा वर्ण आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है मूर्धा, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है दंत, ऑप्शन डी है कंठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मूर्धा। तो ट वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और ण वर्ण आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। ऑप्शन ए है भलाई, ऑप्शन बी है थोड़ा, ऑप्शन सी है मिठास और ऑप्शन डी है स्वयं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मिठास। तो मिठास एक गुणवाचक विशेषण है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, आमों में मिठास है, तो वाक्य में आम के मीठेपन के लिए मिठास शब्द विशेषण के रूप में आया है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन है? ऑप्शन ए है भारतीयों, ऑप्शन बी है भारतीयों, ऑप्शन सी है भारतीयों, ऑप्शन डी है भारतीयों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भारतीयों। तो अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण है? ऑप्शन ए है लक्ष्मण, ऑप्शन बी है कार्यकर्ता, ऑप्शन सी है कुशल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कुशल। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे नया, पुराना, महान, कुशल, चतुर आदि। वाक्य है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है। तो इस वाक्य में लक्ष्मण के लिए कुशल विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है? ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि देवनागरी। तो हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राकृत और पाली ये भाषाएं हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है इत, ऑप्शन बी है इक, ऑप्शन सी है सित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
यानी कि इत। तो निर्वासित शब्द इत प्रत्यय से मिलकर बना है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है? ऑप्शन ए है वा, ऑप्शन बी है छ, ऑप्शन सी है छ, ऑप्शन डी है स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वा। तो वा वर्ण तालव्य और नासिक ये दोनों है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है लंबोदर, ऑप्शन बी है घुड़साल, ऑप्शन सी है दूध वाला और ऑप्शन डी है लोटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि लोटा। तो लोटा एक रूढ़ शब्द है और इसके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और ऑप्शन ए में है लंबोदर, तो यह एक योग रूढ़ शब्द है, जबकि दूध वाला एवं घुड़साल यह एक यौगिक शब्द हैं। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन ए है कैलाश, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नदी। तो कैलाश, काशी, गंगा ये किसी के व्यक्तिगत नाम हैं, जबकि नदी यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? ऑप्शन ए है निरनुनासिक, ऑप्शन बी है अनुनासिक, ऑप्शन सी है संयुक्ताक्षर, ऑप्शन डी है विव्रत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अनुनासिक। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए है या, र, ला, वा, ऑप्शन बी है श, श और हा, ऑप्शन सी है छ, त्र, ज्ञा और ऑप्शन डी है प, फ और ब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि छ, त्र और ज्ञा। निम्नलिखित में कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? ऑप्शन ए है ऊष्म महाप्राण व्यंजन ठ और झ, ऑप्शन बी है अघोष वर्ण ट और ठ, ऑप्शन सी है कंठ तालव्य ए और ऐ, ऑप्शन डी है दंत तालव्य व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि दंत तालव्य व। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच स्थित होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला और वा। तो दंत तालव्य व अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किन दो वर्णों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य दो उच्चारण होते हैं? तो ऑप्शन ए है ला और ल, ऑप्शन बी है च और छ, ऑप्शन सी है डा और ढा, ऑप्शन डी है का और खा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी डा और ढा। तो हिंदी में डा एवं ढा वर्णों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य दो उच्चारण होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? ऑप्शन ए है ऐ, ऑप्शन बी है श, ऑप्शन सी है री, ऑप्शन डी है सु और री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सु और री। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर एवं तीसरा होता है प्लुत स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्वर के लिए, ऑप्शन बी है हलंत के लिए, ऑप्शन सी है व्यंजन के लिए, ऑप्शन डी है विसर्ग के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी हलंत के लिए। तो हलंत के लिए हल शब्द का प्रयोग किया जाता है।
हलंत शब्दों का संबंध संस्कृत परंपरा से है। तो हलंत शब्द का प्रयोग संस्कृत के शब्दों में अधिक किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में विस्मयबोधक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है हाय, ऑप्शन बी है अरे, ऑप्शन सी है ओह, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सभी। तो विस्मयादिबोधक शब्द ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं और जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? ऑप्शन ए है चा, ऑप्शन बी है जा, ऑप्शन सी है टा और ऑप्शन डी है झा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि टा। तो टा वर्ण ये मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में अव्यय है ओह, कितना बुखार मेरे नन्हे को। तो ऑप्शन ए है ओह, ऑप्शन बी है बुखार, ऑप्शन सी है मेरे, ऑप्शन डी है नन्हे को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ओह। तो ओह कितना बुखार मेरे नन्हे को, तो इस वाक्य में ओह अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है और यह एक विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों हैं? ऑप्शन ए है अभीष्ट, ऑप्शन बी है अभिमत, ऑप्शन सी है अभिनय, ऑप्शन डी है अभिनव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अभीष्ट। तो अभीष्ट शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों हैं। अभीष्ट ये दीर्घ संधि है जो अभि प्लस इष्ट से मिलकर बनी है। तो अगला क्वेश्चन है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? ऑप्शन ए है खा, ऑप्शन बी है का, ऑप्शन बी है सी है गा और ऑप्शन डी है णा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि खा। तो वायु या प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं और प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, जैसे खा और घा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन ए है टा, ऑप्शन बी है पा, ऑप्शन सी है फा, ऑप्शन डी है भा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि टा। तो पा, फा और भा ये ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि टा ये मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है तालव्य, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है मूर्धन्य और ऑप्शन डी है दंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कंठ। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है वे कंठ वर्ण कहलाते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, हा एवं का वर्ग। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो करेंटपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।